हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। चलिए, आज का जो क्लास है वह स्पेशल बिहार पुलिस के लिए अंतिम चुनौती बैच क्लास नंबर 4 है। इसके पहले मैंने क्लास नंबर 3 को करा चुका हूं, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, 22,177 बिहार पुलिस के पदों की आने की संभावना है और ये आपके लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट है। अगर अभी से आप अपने तैयारी का अंतिम आयाम नहीं देते हैं तो फिर आगे चल करके दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल बैच को स्टार्ट किया हूं, केवल क्वेश्चन डिस्कशन को। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो अच्छा से आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें पहला नंबर जो प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। अब ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन अर्नाल्ड, है ना। एडविन अर्नाल्ड इसके आंसर हो जाएंगे। कारण क्या है कि समझिएगा कि एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी थी लाइट ऑफ एशिया, और लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है वह ललित विस्तार पर आधारित है। ललित विस्तार पर ये आधारित है ना। ये भी आपका बौद्ध ग्रंथ है और इस बौद्ध ग्रंथ की रचना किया था हरिभद्र ने, है ना। हरिभद्र ने इसकी रचना की थी। याद रखेंगे, ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के वर्तमान जीवन का उल्लेख मिलता है। वर्तमान जीवन का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। और इसी के आधार पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। यहाँ ये भी पॉइंट याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो एक का आंसर जो होगा आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 2 नंबर, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, द्वितीय ताजमहल के नाम से जो जाना जाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा, है ना। रबिया उद दौरानी का मकबरा, ये जो मकबरा है ये आपको औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है और इस मकबरे का जो निर्माण कराया था औरंगजेब ने अपने प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में कराया था, है ना। हालांकि इस मकबरे को ताजमहल का फुहड़ नकल कहा जाता है, क्योंकि इस मकबरे का जो निर्माण किया गया था वह पत्थरों से किया गया था, इसलिए इस मकबरे को ताजमहल का फुहड़ नकल कहा जाता है, दूसरा ताजमहल कहा जाता है, या दक्षिण भारत के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नूरजहां के मकबरा, याद रखेंगे, इनका जो मकबरा है वो आपको लाहौर में है। इनका मकबरा लाहौर में। नूरजहां की मृत्यु आपको 1645 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद इस मकबरे का निर्माण किया गया था। उसके बाद एतमातुद्दौला का मकबरा, एतमातुद्दौला का मकबरा आपको आगरा में स्थित है और इनके संदर्भ में याद रखेंगे इस मकबरे का जो निर्माण कराया था वह नूरजहां ने कराया था। इस मकबरे के संदर्भ में 2 पॉइंट को याद रखेंगे। यह भारत का पहला मकबरा है जो सफेद संगमरमर से बनाया गया, और दूसरा याद रखेंगे यह भारत का पहला मकबरा है जिसमें पिटरा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से जेबुनिसा का मकबरा है, ठीक ना। इसके आंसर हो जाएगा आपका 2 का ए नंबर। उसके बाद 3 नंबर है कि किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को, है ना। बहादुर शाह प्रथम को। इनका जो वास्तविक नाम था वो आपको मोहम्मद मुअज्जम था। मोहम्मद मुअज्जम इनका वास्तविक नाम था, और मोहम्मद आजम को मारकर ये गद्दी पर बैठे थे। औरंगजेब के मृत्यु के बाद इनके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई थी, और उसी लड़ाई में बहादुर शाह प्रथम यानी मोहम्मद मुअज्जम अपने पुत्र भाई मुअज्जम को मारकर गद्दी पर बैठा था। इनका जो शासनकाल है वो आपको 1707 से लेकर के 1711 तक इनका शासनकाल है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम होता है वो आपको अली गौहर होता है। अली गौहर इनका नाम होता है, और इनका जो शासनकाल होता है वो आपको 1760 से लेकर के 1806 तक शासनकाल होता है। और शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, यानी अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाले पहले जो मुगल बादशाह हैं वो शाह आलम द्वितीय हैं। जहांदार शाह की बात करें तो याद रखेंगे जहांदार शाह का शासनकाल
1711 से लेकर के 1700 आपका 12 तक है ना, 1712 तक इनका शासनकाल है। और इनको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख के नाम से इन्हें जाना जाता है। मोहम्मद शाह की बात करें तो इनका शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 तक है और इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है ना, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान देंगे कि 3 का आंसर जो होगा वो आपको डी होगा। 4 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? तो याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने कही थी, है ना, इस तुलना की थी कि लॉर्ड कर्जन का जो प्रशासन है वह औरंगजेब के प्रशासन के समान है ना। ध्यान देंगे बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में याद रखेंगे, यह महाराष्ट्र के क्रांतिकारी नेता थे और इन्होंने ही शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव चलाया था। इनको भारत से बाहर इनको जेल में भेजा गया था, रंगून जेल में इन्हें भेजा गया था। यहाँ ये भी याद रखेंगे, सॉरी मांडले जेल में इन्हें भेजा गया था। और ये भी याद रखेंगे इन्होंने मांडले जेल में ही गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी, है ना। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के द्वारा 2 पुस्तकों की रचना की गई, एक अनहैप्पी इंडिया और दूसरा आपको यंग इंडिया की रचना की गई, है ना। यानी 4 का बी नंबर होगा। 5 नंबर है हार्टोग समिति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे हार्टोग समिति का जो संबंध है वो आपको शिक्षा से है, यानी 5 का सी नंबर आंसर होगा। हार्टोग समिति का जो गठन किया गया था वह 1929 में किया गया था, है ना, 1929 में इसकी स्थापना की गई। अकाल की अगर बात करें तो याद रखेंगे ब्रिटिश काल में विभिन्न अकाल आयोगों का गठन किया गया, जिसमें पहला है कैंपबल आयोग, कैंपबल आयोग का गठन किया गया था, ये पहला आयोग था। उसके बाद दूसरा नंबर आपको स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था अकाल में, ये दूसरा नंबर अकाल था। तीसरा नंबर आपको जेम्स लायल आयोग, लायल आयोग का गठन किया गया था। और चौथा नंबर जो अकाल आयोग था वो आपको मैकडोनल्ड आयोग, मैकडोनल्ड आयोग का गठन किया गया था। तो आयोग अकाल से संबंधित याद रखेंगे 4 अकाल आयोग का गठन किए गए थे, है ना। उसके बाद है 5 नंबर कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो याद रखेंगे सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना हुई थी वह लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वो आपको 1848 से 1856 का काल है और इन्हीं के समय में याद रखेंगे इनके द्वारा सबसे पहले भारत में रेलवे का विस्तार किया गया। उसके बाद 1853 में इसके बाद व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे, है ना। जितना इन्होंने रचनात्मक कार्य किया उतना ही इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को भी पालन किया, है ना। इसलिए इनको आधुनिक भारत का निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन की अगर शासनकाल की बात करें तो 1899 से 1905 तक का इनका शासनकाल रहा और भारत में सबसे अधिक रेलवे का जो विस्तार हुआ वो आपको लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इन्हीं के समय में आपको प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लाया गया था, है ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल है वह 1786 से लेकर के 1793 का शासनकाल है। इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, भारत में पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी और इनके शासनकाल में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेकर के 1792 में, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वह लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग का जो शासनकाल होता है वो 1813 से लेके 1823 का शासनकाल होता है और इन्हीं के समय में पिंडारियों का दमन किया जाता है। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से लेकर 1818 तक और 1818 में मंदसौर के संधि के तहत लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा संपूर्ण मराठा को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है ना। उसके बाद है 7 नंबर गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था? यानी
गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, इस बात को महात्मा गांधी ने कहा था INC के कराची अधिवेशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में बात कही थी। इसकी अध्यक्षता किया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और याद रखेंगे सबसे पहले इसी अधिवेशन में मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्तुत किया। हालांकि मूल अधिकार के प्रस्ताव को तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी 7 का बी नंबर आंसर होगा। लाहौर अधिवेशन की बात करें तो 1929 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पहली अध्यक्षता थी और इसी अधिवेशन के तहत सबसे पहले पूर्ण स्वराज के लक्ष्य रखा गया और इसी अधिवेशन में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडे को फहराया था, राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। और इसी अधिवेशन के बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाए जाएंगे। तो भारत का पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ये याद रखेंगे। बेलगांव अधिवेशन की बात करें तो 1924 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। याद रखेंगे महात्मा गांधी की ये पहली अध्यक्षता थी, है ना। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और याद रखेंगे इस अधिवेशन की सबसे खास विशेषता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा NPC का गठन किया गया, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपको अध्यक्ष बनाया गया था। तो इन सब पॉइंट को आप याद रखेंगे, है ना। उसके बाद 8 नंबर में है कि निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी विधियन की सिफारिश की थी। तो याद रखेंगे इंद्रजीत गुप्ता समिति ने इसकी सिफारिश की थी, यानी 8 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। याद रखेंगे त्रिपिटक। जो त्रिपिटक है ये आपको इसको कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है। और याद रखेंगे त्रिपिटक की जो भाषा थी वो भाषा पाली थी और त्रिपिटक की जो संख्या थी वो आपको 3 संख्या थी, यानी त्रिपिटक यानी 3 संख्या थी। पहला नंबर आपको सुत्त पिटक, सुत्त पिटक इसका रचना किया था आनंद ने। और याद रखेंगे इसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन किया गया था और इसे 5 निकायों में बांटा गया था। दूसरा नंबर विनय पिटक, विनय पिटक इसकी रचना की थी आपको उपाली ने। और याद रखेंगे इसमें आपको बौद्ध धर्म में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुओं के उनके जीवन से संबंधित वर्णन किए गए हैं। और याद रखेंगे इन दोनों ग्रंथों की रचना जो की गई थी वो आपको प्रथम बौद्ध संगीति के तहत किया गया था। तीसरा बौद्ध संगीत, तीसरा जो पिटक है वह अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक है। और अभिधम्म पिटक का जो रचना किया था वह मोगलीपुत्तिस ने किया था, मोगलीपुत्तिस ने इस रचना किया था। और याद रखेंगे इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिकों के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा आपका विनय पिटक हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। बुद्ध चरित की जो रचना किया था वसुमित्र ने किया था, बुद्ध चरित की रचना वसुमित्र ने किया था आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। और इसे बौद्ध धर्म का रामायण के नाम से जाना जाता है। जो वसुमित्र थे ये आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष ने बनाया गया था जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में, है ना। उसके बाद 10 नंबर है क्रांति के तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह कथन किसका है। तो याद रखेंगे भगत सिंह ने ये कथन कहे थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तो मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ठीक ना। तो 10 का सी नंबर होगा। उसके बाद 11 नंबर श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके मध्य हुई थी। तो याद रखेंगे टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में ये संधि हुई थी। ये जो संधि हुई थी वह 1793 में, याद रखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेकर के 1792 में। और 1793 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। हालांकि यह संधि
टीपू सुल्तान के लिए अपमानजनक संधि रही, क्योंकि इस युद्ध में हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया आपको टीपू सुल्तान पर, और बदले में यानी उस पैसे के एवज में उनके 2 पुत्रों को रख लिया गया था। तो ये ध्यान देंगे, आपको 11 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल है वो आपको 1880 से 1824 है। अब इनके संदर्भ में याद रखेंगे, पहला नंबर कि भारत में पहली बार जो दशकीय जो जनगणना हुई 1881 में, इन्हीं के समय में हुई थी। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहले कारखाना अधिनियम लाया गया 1881 में, इन्हीं के द्वारा लाया गया। तीसरा नंबर 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन को लागू किया, इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चौथा नंबर याद रखेंगे, 1882 में ही इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त किया था, जो लागू किया गया था आपको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, उनको समाप्त किया गया। आपको क्षमा चाहते हैं, आपको 1882 में इल्बर्ट बिल विवाद, क्षमा चाहते हैं, यह द्वैध शासन नहीं, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। इसमें क्या था कि भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा यूरोपियों की सजाओं के लिए भी आपको निर्णय करना गया, ये आपका हो गया। तो इन सब के संदर्भ में याद रखेंगे 1882 में ही आपको हंटर कमीशन का गठन किया गया, जो शिक्षा के विकास से संबंधित था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया था। लॉर्ड रिपन को याद रखेंगे, भारत का उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें सज्जन वायसराय के नाम से भी जाना जाता है ना। लॉर्ड रीडिंग की अगर बात करें तो लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल है वह 1921 से लेकर के 1926 तक का शासनकाल है। इन्हीं के समय में आप लोग चौरा चौरी कांड हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, उसके बाद आपको काकोरी कांड हुआ था, ये याद रखेंगे। लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल है वो 1876 से 1880 का शासनकाल है, और इन्हीं के समय में याद रखेंगे, इनके समय में आपको जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा सबसे पहले बार समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। नंद कुमार प्रकरण इन्हीं के समय में क्षमा चाहते हैं, जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके समय में लाया गया, ठीक है। तो ये सब इसमें ध्यान रखेंगे, यानी आंसर हो जाएगा 12 का बी नंबर। उसके बाद है 13 नंबर, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? याद रखेंगे, जड़त्व का नियम देने वाले पहले जो है आपका गैलीलियो है ना। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। गति के नियम को दिया था न्यूटन ने, है ना, गति के नियम को दिया था न्यूटन ने, याद रखेंगे। कोपरनिकस ने सबसे पहले सौर मंडल का खोज किया था, सौर मंडल का सबसे पहले इन्होंने खोज किया था, है ना, यानी 13 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? याद रखेंगे, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में बम्बई, ये ध्यान देंगे। इसकी स्थापना किया जाता है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। उसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में आपको ज्योतिबा फूले के द्वारा किया जाता है, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया जाता है, और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक ग्रंथ निकाला गया था गुलामगिरी, गुलामगिरी, ये याद रखेंगे। उसके बाद है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना, दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में आपको स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी बेलूर में, यानी कोलकाता में। यानी आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी। उसके बाद 15 नंबर है, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, द्वैध शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैध शासन
द्वैध शासन का जो जनक माना जाता है वो आपको लियो कार्टियस को माना जाता है। द्वैध शासन का जनक लियो कार्टियस को माना जाता है, लेकिन सबसे पहले इसको लागू किया था आपको रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लागू किया था 1765 में। 1765 में बंगाल में इसे लागू किया था, लेकिन याद रखेंगे 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसे समाप्त किया गया, ये ध्यान देंगे। तो जनक पूछे तो लियो कार्टियस होगा और लागू करने का पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, ये ध्यान देंगे, है ना। डुप्ले के संदर्भ में बात करें तो याद रखेंगे ये फ्रेंच गवर्नर था और सबसे पहले इन्होंने ही सहायक संधि को लागू किया था। सहायक संधि को सबसे पहले इन्होंने लागू किया था, ये ध्यान देंगे। वारेन हेस्टिंग के संदर्भ में बात करें तो 2 पॉइंट को याद रखेंगे बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, है ना, ये बने थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इन्हें बंगाल के अंतिम गवर्नर से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कंप्लीट ना। उसके बाद 16 नंबर में है कि प्याज में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे एंथोसाइनिन के कारण, है ना। एंथोसाइनिन के कारण प्याज का जो रंग होता है वो लाल होता है। कैरोटीन के कारण याद रखेंगे दूध का रंग पीला होता है और त्वचा का रंग पीला होता है। और लाइकोपिन के कारण टमाटर का जो रंग होता है वह लाल होता है। और केरोसिटिन होता है, याद रखेंगे फल सब्जियों में पाए जाते हैं, है ना। यानी 16 का डी नंबर आंसर होगा। उसका 17 है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता, तो याद रखेंगे प्रकाश की चाल बदल जाता है, प्रकाश का तरंग दर ये भी बदल जाता है, प्रकाश की तीव्रता भी बदल जाता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, यानी आंसर हो जाएगा आपका 17 का डी नंबर, है ना। उसके बाद 18 नंबर निम्नलिखित का मिलान करें। आप देखेंगे इसमें मिलान करना है कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट जो है वह कीटनाशी है और पेनिसिलिन ये प्रतिजैविक है। यूरिया आपको उर्वरक है और मैलाथियान ये आपका फंगस नाशी है। यानी A का 2, B का 4, 2 4 2 4 1 3 आंसर होगा, यानी आपका 18 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 18 का ए नंबर, ये ध्यान देंगे। उसके बाद 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो याद रखेंगे ये आपको जो है नहीं करता है, एगेरिकस नहीं करता है ना। यानी 19 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका 20 नंबर, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, तो पौधों के जो सूक्ष्म पोषक होता है वो आपका बोरान होता है, यानी 20 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है, आटाकामा। सबसे शुष्क जो रेगिस्तान है वो आपका आटाकामा है, ये आपको स्थित है उत्तरी चिली में। उत्तरी चिली में ये स्थित है। सिम्पसन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। थार की बात करें तो ये भारत एवं पाकिस्तान में विस्तृत है। दक्षिण एशिया का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है और याद रखेंगे विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। कालाहारी की बात करें तो कालाहारी आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हालांकि विस्तार की बात करें तो 3 देशों में विस्तृत है, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अंगोला, इन 3 देशों में स्थित है। यानी 21 का बी नंबर आंसर होगा। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था, याद रखेंगे दार्जिलिंग चाय को, ये पहला उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग मिला 2004 में, ये ध्यान देंगे 2004 में इन्हें जीआई टैग दिया गया था। यानी 22 का आपका डी नंबर आंसर होगा। 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15, ये ध्यान देंगे अनुच्छेद 15 में। 42 की अगर बात करें तो इसमें महिला प्रसूति
और मानवोचित न्याय की बात करता है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो एससी और एसटी के सामाजिक आर्थिक एवं कल्याण की बात करता है। और अनुच्छेद 24 की बात करें तो 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किसी कारखानों या होटलों पर नियोजन पर रोक की प्रावधान करता है, यानी बाल श्रम पर रोक का प्रावधान करता है, ये ध्यान देंगे, है ना। अनुच्छेद 42 और 46 डीपीएसपी से संबंधित है। अनुच्छेद 15 और 24 आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ना। उसके बाद 24 नंबर में है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति को पुनः उनके पद पर निर्वाचित करने का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 57 में किया गया है। और याद रखेंगे अभी तक मात्र एक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें 2 कार्यकालों के लिए चुने गए हैं, नहीं तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को 2 कार्यकाल के लिए नहीं चुने गए हैं। 55 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति का प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है, ठीक ना। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के योग्यता का प्रावधान किया गया, यानी इसमें पदावधि का प्रावधान है और इसमें आपको योग्यता का प्रावधान किया गया है ना, योग्यता का प्रावधान। और इसमें आपको निर्वाचन रीति का प्रावधान किया गया है, निर्वाचन रीति का प्रावधान किया गया है और इसमें पुनः निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को उनके पद पर पुनः निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, यानी 24 का सी होगा। 25 है केब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इसे सेल ऑफ पावर हाउस कहा जाता है, सेल ऑफ पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इन 25 का ए नंबर होगा। 26 है निम्नलिखित देशों में से किन से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, याद रखेंगे सोमालिया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा कुल आपको याद रखेंगे 17, 13, 10 यानी टोटल 10 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है, जिसमें सोमालिया नहीं आता है। उसके बाद है आपका 27 नंबर, स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, याद रखेंगे स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में पहला नंबर आप कहा जाता है नॉर्वे, दूसरा नंबर स्वीडन, तीसरा नंबर डेनमार्क। ध्यान देंगे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये आपको आ जाते हैं स्कैंडिनेवियन देशों में। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, मैंने फिनलैंड को भी दे दिया है, हालांकि ये गलत है, इसके अनुसार जो हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। डीएनएस ये ध्यान देंगे ये स्कैंडिनेवियन देश है, स्कैंडिनेवियन ये देश है। तो स्कैंडिनेवियन देशों में समूह में 3 देश आते हैं डीएनएस, यानी क्या हो जाएगा डेनमार्क, नॉर्वे एवं स्वीडन। अब ध्यान देंगे यहीं पर आ जाएगा नार्डिक देश, नार्डिक समूह। तो नार्डिक समूह में ध्यान देंगे डीएनएस के अलावा एफ और आई आ जाए, यानी फिनलैंड एवं आइसलैंड, है ना। याद रखेंगे नार्डिक समूह में कितने देश हैं, तो 5 देश हैं। नार्डिक समूह में 5 देश है, जिन 5 देशों में याद रखेंगे 3 तो ऊपर हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, और आपको 2 और यहाँ याद रखेंगे फिनलैंड एवं आइसलैंड, है ना। तो नार्डिक समूह में 5 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। और स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क आते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे ये भी आपको इसमें नहीं होंगे, है ना, यानी 2 ही इसमें है नॉर्वे एवं स्वीडन। तो इसके हिसाब से आपको हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे दूसरा होता तो फ्रांस हो जाता, ठीक है। उसके बाद आते हैं 28 नंबर, किसानों की साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी, 1998-99 में की गई थी, 1998-99 में की गई थी, यानी 28 का बी नंबर होगा। उसके बाद है 29 नंबर, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, याद रखेंगे लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना। और इस मुद्रा योजना को प्रारंभ किया गया था
आपको एनडीए सरकार के द्वारा 2015 में, जिसमें 3 प्रकार के लोन दिया जाता है, शिशु लोन, तरुण लोन और युवा, शिशु लोन, तरुण लोन और युवा लोन, ये 3 प्रकार के लोन इसमें दिए जाते हैं। यानी 29 का आपको डी नंबर आंसर होगा। 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। अब याद रखेंगे ओपेक, ओपेक की जो स्थापना हुई थी वह 1961 में हुई थी। ओपेक की स्थापना 1961 में हुई थी। कॉमनवेल्थ की जो स्थापना की अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ की याद रखेंगे शुरुआत किया गया 1931 में, यानी आधार रखा गया 1931 में, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई 1949 में। उसके बाद नाटो की अगर बात करें तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई, और WTO की स्थापना की बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना, 1995 में इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं हम मुख्यालय के, तो ओपेक का मुख्यालय जेनेवा नहीं बल्कि वियना है ना, वियना है जो ऑस्ट्रिया में स्थित है, ये ऑस्ट्रिया में स्थित है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपको ओपेक है जो सम्मिलित नहीं है। बाकी कॉमनवेल्थ का लंदन है, नाटो का ब्रुसेल्स है और WTO का जिनेवा है। तो इस तरह से मैंने आपको बिहार पुलिस के लिए अंतिम चुनौती को मैंने सेट नंबर 4 को कराया। इसी तरह से जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप लोग को अंतिम चुनौती के रूप में बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको डिस्कशन कराते रहूँगा, है ना। आप इसको एक अच्छा से कॉपी बनाकर इसको देख लेंगे और लिखते चलेंगे, ठीक है। बाकी जहाँ पे कोई गलती हमसे लगती है या गलती होती है तो कमेंट जरूर करेंगे, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। रहने देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।